प्रायकर हमारे पास में जो पेशेंट्स आते हैं वो घुटने की तकलीफ के बारे में आते हैं और वो यही वर्ड यूज कर सकते हैं कि साहब गैप हो गया है घुटने में। तो ये गैप है क्या? सबसे पहले ये हम समझें। देखिए, जो घुटना होता है उसकी संरचना के अंदर में दो अस्थियों का जो है जोड़ संधि होती है, जिसे हम जोड़ बोलते हैं। तो घुटने के अंदर हमारी थाई बोन यानी फीमर और लेग बोन यानी टीबिया, इसकी संधि होती है। और जो संधि से जो जोड़ बनता है उसे हम नी जॉइंट बोलते हैं। ये जो नी जॉइंट होता है इसके अंदर में साइनोवियल फ्लूइड यानी कि एक तरल पदार्थ होता है जो घुटने को चिकनास प्रदान करता है। और उसके अलावा एक कार्टिलेज यानी कि एक ऐसा उपास्थि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो घुटने के एंड पे, हड्डियों के एंड पे होता है, जो कि हड्डियों को एक आपस में घर्षण से रोकता है और हड्डियों को दर्द से बचाता है। अब जब हम गैप की बात करते हैं तो ये तो एक लोकल टर्म हुई। हमारी सेंस में गैप का मतलब ये है कि कार्टिलेज लॉस हो गया है और जो 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 फ्लूइड है घुटने के अंदर, जो तरल पदार्थ रहता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, या तो वो कम हो गया है या उसकी क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। गैप की तकलीफ के लिए जब लोग हमारे पास में आते हैं तो उनको घुटने में दर्द की तकलीफ होती है, चलने फिरने में उनको दिक्कत आती है, घुटना जाम महसूस होता है और छोटी मोटी एक्टिविटीज में भी उनको उठने की इच्छा नहीं होती है, अपने डे टू डे लाइफस्टाइल उनकी अफेक्टेड रहती है। और जब ये गैप की तकलीफ यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि हम घर्षण गठिया भी बोल सकते हैं, तो जब ये तकलीफ एडवांस स्टेज में होती है तो व्यक्ति की पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है और वो डिसेबल्ड हो जाता है, वो लकड़ी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है या उसके घुटनों में डिफॉर्मिटीज आ जाती है या टेढ़ापन आ जाता है, तो वो घुटने अंदर या बाहर की तरफ पूरे घूम जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना खुद का काम करने में भी कई बार दिक्कत आती है। एक और चीज मैं अगर आपको बताना चाहूं, तो यदि गैप की तकलीफ बहुत एडवांस स्टेज में है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर में कई बार फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका शरीर का वजन ज्यादा है और हड्डी टेढ़ी हो गई है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल अंदर की बाजू, आपकी जो टीबिया हड्डी है वो उस पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है और कई बार हल्का सा झटका लगने पर भी, यदि स्पेशली व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस यदि हड्डी की घनत्व कम होने की बीमारी साथ में है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर यानी कि टीबिया बोन जो है वो हल्का सा झटका लगने से ही टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। तो गैप की तकलीफ जब भी घुटने में आए तो इसे हल्के में ना लें। नी गैप के बहुत सारे कारण हैं। एज जो है अपने आप में नी गैप होने का या घुटने में आर्थराइटिस होने का कारण है। यदि आपकी एज ज्यादा है तो नेचुरली एक उम्र प्रमाण्य बीमारी है, तो उम्र के हिसाब से आपको गैप की तकलीफ हो सकती है। दूसरा, यदि हम समझें तो आपका वजन यानी कि ओबेसिटी, शरीर का वजन ज्यादा होने पर घुटने के ऊपर प्रेशर, क्योंकि सारा वेट जो है आपके शरीर का वो आपके घुटनों पे, आपके लोअर लिम्स पे आता है, तो आपके जॉइंट खराब होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में जो घुटना है वो काफी समय तक, वर्षों तक आपका शरीर का लोड लेता रहता है, लेकिन उम्र के साथ में जब वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है तो फिर वो गिव अवे कर जाता है और आपके घुटने में गैप आ जाता है। तो एज, सेक्स यानी जेंडर, फीमेल सेक्स में हमने देखा है कि आर्थराइटिस जो है वो बहुत कॉमन होती है और उसका एक कारण हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेडीज में आपको पता ही है कि हार्मोनल इश्यूज रहते हैं और स्पेशली पोस्ट मेनोपॉज में जब सडनली हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में जो है गैप की तकलीफ होना काफी कॉमन हो जाता है। और हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर हम कहें तो 95% पेशेंट्स जो हैं गैप की तकलीफ के, वो फीमेल पेशेंट्स ही होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डाइटरी चीजें यानी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये भी आपकी बोन हेल्थ को अफेक्ट करती है, जॉइंट हेल्थ को अफेक्ट करती है। लाइफस्टाइल, कई बार चोट की वजह से आर्थराइटिस हो जाती है, यानी कि गिरने की वजह से या स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से आर्थराइटिस यानी जॉइंट के अंदर गैप की तकलीफ आ जाती है। तो ये एक मल्टीफैक्टोरियल है, एक कोई सिंगल कॉज हम नहीं कह सकते, लेकिन ट्राई कर इसके बहुत सारे कॉजेज हैं। डाइटरी इश्यूज भी आपकी जॉइंट की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस तो इसका बहुत ही सिंपल है। हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बना ही सकते हैं। जब हम मरीज को देखते हैं, मरीज के जॉइंट की संरचना को देखते हैं, तो हमें उसकी आर्थराइटिस की तकलीफ के बारे में एक क्लिनिकल क्लू तो मिल ही जाता है। और उसके अलावा जब हम मरीज का एक्सरे कराते हैं तो उसके अंदर हम डिफॉर्मिटी कितनी है और उसकी डिजीज कितनी है उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। उसकी डिजीज को हम समझ सकते हैं कि ये किस स्टेज में आपकी तकलीफ है और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको आगे की गाइडेंस देते हैं। पुरुषों में कई बार यूरिक एसिड बढ़ने से भी गठिया यानी आर्थराइटिस हो जाता है। फीमेल्स में प्रायः रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया बाय काफी कॉमन होता है और पुरुषों में यूरिक एसिड गठिया यानी गाउट
ये काफी कॉमन होता है और ये दोनों तकलीफें जो हैं घुटने के अंदर में गैप की तकलीफ का कारण काफी बनती हैं। तो हम मरीज की बीमारी को डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली, यानी प्रायकर एक्सरे के द्वारा। बहुत विशेष परिस्थिति में हमें एमआरआई करानी पड़ती है, जब हम फोकल कॉन्ड्रल डिफेक्ट यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि दर्द का कारण फोकल कॉन्ड्रल डिफेक्ट है, तो उस केस में हम एमआरआई कराते हैं। बाकी 99% केसेस में सिर्फ एक्सरे, सिंपल वेट बेयरिंग एक्सरे यानी खड़े होकर के जब हम एक्सरे कराते हैं तो वो हमें इस बीमारी के बारे में पता लगता है। घुटने के अंदर में जब हम गैप की तकलीफ है तो और हमने क्वांटिफाई कर लिया है कि किस ग्रेड की तकलीफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। ग्रेड 1 to 2 में प्रायकर हमें बहुत विशेष कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। हम पेशेंट्स को न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ही पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कोई भी व्यसन है, दुर्व्यसन है, तो आपको उनको दूर करना है और अपने वजन को कम करना है। ये सबसे प्रमुख चीज है। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और ऐसे पेशेंट जो समय पर आ जाते हैं, आप मान के चलें कि उनके घुटने कहीं कम से कम 15 से 20 साल हम पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से निकाले जा सकते हैं। दूसरे के अगर यदि व्यक्ति हमारे पास ग्रेड 3 आर्थराइटिस में आता है, तो उसके अंदर में भी हमारे पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं, जिसके अंदर की प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी जिसे हम कहते हैं, या घुटने में ग्रीस का इंजेक्शन जैसे कि सोडियम हाइलुरोनेट या हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन हम बोलते हैं, तो वो लगाया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड, पीआरपीज, इनके प्रायकर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है। और मरीज को सोडियम हाइलुरोनेट इंजेक्शन के बाद इमीडिएट रिलीफ आता है, वो अपने पांव पे इमीडिएटली चल भी पाता है। ये एक तरह से अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो ग्रीस का इंजेक्शन, यानी घुटने में जो तरल पदार्थ क्वालिटी खराब हो गई है तो उसकी ऑयलिंग के लिए हम ये वाले इंजेक्शन लगाते हैं। साथ ही साथ में पेशेंट को एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी पे भी रखते हैं। तो उसके द्वारा और साथ ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, एसओएस, पेन किलर्स, तो उनके द्वारा व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी सकता है। और अब हम फाइनल बात करें कि व्यक्ति यदि ग्रेड 4 आर्थराइटिस का मरीज है, जिसमें कि गैप 0 ही हो गया है प्रैक्टिकली, और चलने फिरने में भी दिक्कत है, उसके पाँव में टेढ़ापन भी ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए मेरी राय है और बहुत ही मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस चीज को ध्यान से सुने कि समय रहते इलाज कराना ही बेस्ट इलाज है। यदि पता है कि ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, तो आपको अपनी विल पावर को टेस्ट नहीं करना है कि मैं तो इतने समय तक तकलीफ में हूं लेकिन मैं तो फिर भी चल पा रहा हूं, ऐसा नहीं। आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें और उसकी राय के अकॉर्डिंगली यदि वो आपको गाइड करते हैं तो नी रिप्लेसमेंट ऑप्शन के बारे में जाएं। एक अच्छा घुटना प्रत्यारोपण की लाइफ 15 से 25 साल होती है और वो यदि हम 55-60 की उम्र में कराते हैं तो एक नी रिप्लेसमेंट आपकी बची हुई पूरी लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकता है। आपको एक बहुत नया जीवन जिसे मैं कहता हूँ वो आपको दे सकता है। आप अपने दिनचर्या को अच्छे से कर सकते हैं, आप अपने पोते पोतियों को पार्क में छोड़ने जा सकते हैं, स्कूल छोड़ने जा सकते हैं, उनके साथ गार्डन में घूम सकते हैं, अपने सोशलाइज अच्छे से कर सकते हैं, सामाजिक गतिविधियों को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं। आपका मन भी प्रसन्न रहता है क्योंकि आप इन सब चीजों को कर पाते हैं। तो ये जो चीज है आपकी मोबिलिटी जो है, मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अपनी मोबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें इस डर से कि नी रिप्लेसमेंट से हमें कोई नुकसान हो जाएगा। इसमें डरने का कोई भी इश्यू नहीं है और रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो अपने दिमाग से सबसे पहले डर निकाल दें। अपने डॉक्टर से अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जहां भी हैं आप, अपने चिकित्सक से उसके बारे में आप विचार करें, उससे विचार विमर्श करें कि हमारी ये हमारी नीड्स हैं, उसकी बेसिस पे करें। ऐसा नहीं कि सभी के लिए एक ही इलाज है, लेकिन हाँ, समय रहते इलाज करा लेना ही बेस्ट इलाज है, ऐसी मेरी अपनी समझ है।